हेलो फ्रेंड्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और ख़ासकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यूपी टेट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से आप याद रखिए इन क्वेश्चनों को। पर्यावरण अध्ययन के जो ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे, आपको 15 अंक दिलाने की हिम्मत रखते हैं ऐसे प्रश्न है दोस्तों। और इनमें से ही आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 के 15 ही क्वेश्चन छप जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अच्छे से आप याद रखिएगा। और जितने भी सी टेट, के वी एस, यूपी टेट, रीट, एम पी टेट, जितने भी जो परीक्षाएं होती है उनमें से निकाल कर मैं इन क्वेश्चनों को लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखो यहाँ पर श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार हमें बताना है। आपके ऑप्शन है दिवाली। तो दिवाली तो अमावस्या को आता है। ठीक है, दिवाली आपको याद है कब आता है? अमावस्या को आता है। ठीक है, होली, होली जो है ये फाल्गुन में आती है, मतलब फागुन में आती है, फागुन के महीने में आती है। और इसके बाद में महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि तो श्रावण में आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा रक्षाबंधन। तो जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला जो त्यौहार है ना, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये रक्षाबंधन जो है श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा रक्षाबंधन होगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? ऑप्शन देखिए, गांगे डॉल्फिन, व्हेल, शेर और चिंकारा। तो जल में रहने वाले की अगर बात की जाए तो वो क्या कहलाता है? वो जलीय कहलाता है। वे समस्त जीव जो जल में रहते हैं उनको हम जलीय बोलते हैं। तो यहाँ पर जल में रहने वाले की तो व्हेल भी जल में रहती है। ठीक है, शेर और चिंकारा ये तो जंगल में रहते थे, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। तो व्हेल और गांगे डॉल्फिन दोनों में से हमें एक बताना है। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो गांगे डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ठीक, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1962, 1972, 1982 या फिर 1992। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि ईवीएस के जो क्वेश्चन है ये पहले पूछ लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। अब देखो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है आप लोगों का ये 1972 में आया था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 1972 होगा। ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है? जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन क्या है? जो जातियों की रेड डाटा बुक मतलब कि जो लुप्त प्राय है। ठीक है, लुप्त प्राय हम कह सकते हैं। लुप्त प्राय वो होते हैं जो लुप्त होने वाले हैं। ठीक, तो उनको रेड डाटा बुक मतलब ये लाल सूची में शामिल कर लिया जाता है। तो वह कौन सा संगठन है जो इनको शामिल करता है? WWF, यूनेप, IUCN या नॉन ऑफ दीज, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि IUCN आएगा। पहली बात तो ये याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट होगा। अब इससे रिलेटेड 3 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एक तो ये है कि रेड डाटा बुक से संबंधित है ये। ठीक, IUCN की फुल फॉर्म अगर वो पूछ लेंगे तो आपको क्या बताना है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मैं आपको बता दूं। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि IUCN की स्थापना कब हुई थी, ठीक, तो आप बताएंगे 5 अक्टूबर 1948। और रेड डाटा बुक का संगठन कौन सा है जो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है? तो आप याद रखेंगे IUCN। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखिए, यूनेप, इससे रिलेटेड भी चीज़ समझ लीजिए। अच्छा, IUCN के वर्तमान में CEO कौन है ये लिख लीजिए, ब्रूनो ओबरले। ठीक है, ये वर्तमान में IUCN के CEO हैं। ठीक है, अब मैं यूनेप की आपको बता देता हूँ। यूनेप की जो स्थापना है ये 5 जून 1972 में की गई थी, 1972 में। ठीक है, तब से हम पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। यूनेप का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो याद रखना, यूनेप का जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, नैरोबी कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। तो और एक बात और समझ लीजिए कि यूनेप
यूनेप की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये यूनेप की फुल फॉर्म है। तो इसमें आप 1972 लिख लीजिएगा, इसमें 1948 लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? जो बायोडाइवर्सिटी शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं, ये किसने दिया था? तो दोस्तों इसमें सीधा सा आंसर याद रखना, डब्ल्यू.जी. रोजन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था, जैव विविधता शब्द। अच्छा, एक प्रश्न और इससे बनता है, वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा उसको। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी शब्द, ये पारिस्थितिकी जो शब्द है ये किसने दिया? तो ये दिया था आपका अर्नेस्ट हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने ये पारिस्थितिकी शब्द दिया था, याद रखिएगा। तो इसका तो करेक्ट आंसर आपको याद रख लेना है, डब्ल्यू.जी. रोजन। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। अच्छा, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने शोध किस पर किया था ये बताना है। ड्रासोफिला पर किया था, चूहा पर किया था, उद्यान मटर पर किया था, या यीस्ट पर किया था? तो सीधी सी बात आपको याद रख लेनी है कि उद्यान मटर, मतलब कि मटर का जो पौधा है ना, मटर के पौधे पर इन्होंने शोध किया था, मटर के पौधे पर। और किसने शोध किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर शोध किया था। ईवीएस का ऐसा प्रश्न है, ये कई बार मैंने देखा है, परीक्षाओं में पूछा गया है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखो ये प्रश्न आपके अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन ईवीएस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ये आपको थर्ड और फोर्थ की जो बुक है ना उसमें देखने को मिलेगा, है ना, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, राकेश शर्मा। इसके बाद में जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। एक तो जल दिवस, ठीक, और उसके बाद में याद रखना पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस के बाद में जैव विविधता दिवस, जैव विविधता, ठीक है। तो जल दिवस जो मनाया जाता है ये तो मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ताकि आपको सही से दिखे। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। उसके बाद में आता है पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। और उसके बाद में जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, तो मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महत्वपूर्ण दिवस आ गए। 22 मार्च आपको क्या याद रखना है? तो 22 मार्च आपको जल दिवस याद रखना है। ठीक, 22 अप्रैल आपको क्या याद रखना है? पृथ्वी दिवस याद रखना है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और उसके बाद में 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मार्च, अप्रैल, मई और 22 तारीख याद रख लेना। ठीक है, तो जल, पृथ्वी और जैव विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखो ये प्रश्न रीट में पूछा गया था। ठीक, ये देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? रीट में प्रश्न पूछा था ये, और ये प्रश्न था लेवल 1 का। ठीक है, लेवल 1 ईवीएस, ये प्रश्न रीट का था। देखिए स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया मिशन था ये। आपको ऑप्शन देखिए, 2 अक्टूबर 2013 में, 2 अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2015 में, या 15 अगस्त 2014 को। ठीक, तो अच्छा इसका करेक्ट आंसर आपको क्या याद रखना है? 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ था। तो कब से कब तक चला था तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका अच्छे से याद रखना है आपको, 2 अक्टूबर 2014 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के ये चला था 19 तक। ठीक, तो 2 अक्टूबर से चला था ना 2014 से, तो 2 अक्टूबर 2019 तक चला था, 14 से 19 तक चला था ये स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन किसके द्वारा चलाया गया? तो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ये चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के तो 2 अक्टूबर 2019 तक, लक्ष्य ये था 2019 तक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बर्फ से बनाया घर कहलाता है, जो घर बर्फ से बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इग्लू। ठीक, और एक एस्किमो एक प्रजाति है। ठीक, एस्किमो प्रजाति है, वो जो इग्लू घर है ना उसमें अधिकतर निवास करती है, याद रख लेना, एस्किमो। और बर्फ से बनाया गया घर इग्लू, और ये कहाँ से लिया गया है? आपका आवास से लिया गया है। ठीक है, आवास से। 11वां क्वेश्चन देखिए, ये आपकी पेडागोजी का है। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, आपके ऑप्शन है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, विश्लेषण विधि। तो इसमें आपको याद रखना है आगमन विधि, जिसको अपन इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। इंडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है? इसमें विशिष्ट से सामान्य मतलब कि स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल आता है आगमन विधि में। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मछलियाँ, मधुमक्खियाँ, मुर्गियाँ या फिर सूअर? देखो, जो फ्लू होती है, ठीक है, ये फ्लू जो है ये मुर्गियों से संबंधित है। ठीक, तो रानीखेत जो रोग है ये भी आपको याद रखना है कि मुर्गियों से संबंधित रोग है। तो कौन सा रोग है? तो रानीखेत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के जैविक घटक है। अच्छा, जैविक क्या होता है, अजैविक क्या होता है, ये समझेंगे हम, उसके बाद में इसका उत्तर देखेंगे। एक तो होता है जैविक और एक होता है अजैविक। अब सीधी बात समझना कि जो सांस ले सकते हैं, ठीक, उनको तो अपन क्या बोलेंगे? जैविक बोलेंगे, और जो सांस नहीं ले सकते हैं उनको अपन अजैविक बोलेंगे। ठीक, एक तो ये टर्म याद रखना। जिनमें वृद्धि होती है, जिनमें वृद्धि होती है वो भी जैविक है। ठीक, वृद्धि होती है जैविक है, और जिसमें वृद्धि नहीं होती है वो अजैविक है, ये भी याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो, ऑक्सीकरण, ठीक, जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो वो जैविक है, और जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना हो वो अजैविक है। अब समझते हैं हम इसमें क्या आएगा उत्तर में। देखिए, इसमें पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं इसमें हमारा आएगा पौधे। ठीक, क्योंकि पौधे में वृद्धि भी होती है और पौधे सांस भी लेते हैं, मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें। तो पौधा आएगा। पहाड़ कोई सांस नहीं लेता है, मैदान सांस नहीं लेता है, नदियाँ भी सांस नहीं लेती, ना ही वृद्धि होती है। तो जैविक घटक में पौधे इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बायोडाइवर्सिटी डे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छी तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? 22 मई आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 22 मई को मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विटामिन ए की कमी से रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो देखो, विटामिन ए जो है इसकी कमी से आपका रोग होता है रतौंधी। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन आप लोग सभी का समझिए। देखो, स्कर्वी जो है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो आंवला वगैरह ये जो खट्टे पदार्थ हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स, रिकेट्स को हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग, सूखा रोग, रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग बोलते हैं। तो ये सूखा रोग है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट। और इसके बाद में बेरी जो रोग है, ये बेरी रोग का आपको याद रखना है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है।
इसका भी ध्यान रखिए, विटामिन सी, रतौंधी ए, रिकेट्स डी और बेरीबेरी B1। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए मैंने 15 जो क्वेश्चन बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे आपकी एग्जाम्स में। EVS से ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए थे, जिसमें एक तो MP-TET शामिल है। ठीक है, अभी वर्तमान 2022 की ही मैं बात कर रहा हूँ, MP-TET शामिल है। और रीट में भी पूछे गए थे कुछ 2-3 क्वेश्चन, रीट से भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। और रीट में लेवल 1 से पूछे गए थे, तो बायोडाइवर्सिटी वाला भी पूछा गया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था इसी में से। और इसके अलावा UP-TET के जो क्वेश्चन कुछ इसमें मैंने शामिल करे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली की अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।